हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पोरो कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम कुछ टैक्स के क्वेश्चंस करेंगे। टैक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये सारे क्वेश्चंस टैक्स के रिलेटेड ही होंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनमें से जो टैक्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है इनमें। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट जो है ना डिफरेंट पर्सन पे होता है। मीन्स जिस बंदे पे टैक्स चार्ज किया जाता है वो पे नहीं करता, बल्कि उसके बदले कोई और पे करता, उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है जिस बंदे पे गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है वो पे नहीं करता, बल्कि जो टैक्स पे करने का जो बर्डन है ना वो शिफ्ट हो जाता है, किसी और बंदे को पे करना पड़ता है, वो उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। एंड डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जिस पे चार्ज किया गया वही पे भी करेगा। जैसे सैलरी है, सैलरी पे टैक्स अगर आपको देना पड़ेगा, इट इज इन डायरेक्ट टैक्स। क्यों? सैलरी आपकी है, आप पे टैक्स लग रहा है और आप ही पे कर रहे हो, दैट्स योर डायरेक्ट टैक्स। लेकिन अगर आप सेल की बात करते हो, ठीक है, प्रोडक्शन वगैरह की बात करते हो, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि जो बंदा सेल कर रहा है उस पे टैक्स लगाया जाता है, लेकिन वो पे नहीं कर रहा, उसके बदले वो पे कर रहा है जिसको सेल की जा रही है, जैसे कस्टमर हमारा होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है यही पे मैं बोल देती हूँ, दैट इज सेल्स टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स इज योर डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स का दूसरा नाम ही है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, वेल्थ टैक्स भी हमारा डायरेक्ट टैक्स ही है, जिसकी वेल्थ होगी उसी को टैक्स पे करना पड़ेगा। कॉरपोरेशन टैक्स कंपनी की इनकम पे लगाया जाता है, इज ऑल्सो अ डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि कंपनी की इनकम है तो वही पे करती है कंपनी। तो बचा कौन? सेल्स टैक्स। आपको पता है जो अगर ए ने सेल की मिस्टर बी को, देना तो इसको था टैक्स, लेकिन बेचारा बी पे कर रहा है, क्योंकि आपको पता है जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं अल्टीमेट वही टैक्स पे करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स वही होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल। द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल, जो हमारा चेयरमैन होता है ना जीएसटी काउंसिल का। ठीक है, काउंसिल मतलब जीएसटी काउंसिल मतलब ये एक, आप मान लीजिए एक डिपार्टमेंट होता है, एक बॉडी होती है जो जीएसटी को रेगुलेट वगैरह, लॉज वगैरह इसके रिलेटेड जो काम है जीएसटी के रिलेटेड वो वहीं पे किए जाते हैं, जीएसटी काउंसिल। और इसका जो चेयरमैन है, अब यहाँ पे ऑप्शन है नॉमिनेटेड बाई गवर्नमेंट, नॉमिनेटेड बाय द जीएसटी काउंसिल, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, इलेक्टेड बाय द जीएसटी काउंसिल। बोल रहा है कि जो इसका चेयरमैन होता है जीएसटी काउंसिल का, उसको कौन अपॉइंट या नॉमिनेट करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर उसको अपॉइंट करता है। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल में जो चेयरमैन होते हैं उनको कौन अपॉइंट करते हैं या नॉमिनेट करते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट इज टैक्स रेट ऑन गुड्स अंडर जीएसटी और डिटरमाइंड बाय। अगर आपको गुड्स पे टैक्स रेट डिटरमाइन करनी होगी अंडर जीएसटी, मीन्स अगर आपको किसी गुड पे, किसी प्रोडक्ट पे टैक्स रेट बतानी होगी, कितना लगाएंगे, क्या लगाएंगे अंडर जीएसटी, तो वो कौन आपको बताता है? ठीक है, क्या यूनियन बजट आपको बताएगा, क्या स्टेट बजट आपको बताएगा, क्या जीएसटी काउंसिल आपको बताएगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो जीएसटी काउंसिल है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल ही आपको क्या बताती है? रेट, टैक्स रेट ऑन गुड्स, टैक्स रेट ऑन गुड्स। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट इज इफ टाटा कंपनी इम्पोर्ट्स प्रोडक्ट फ्रॉम अब्रॉड देन विच टैक्स विल बी लीव्ड ऑन इट। अगर टाटा कंपनी जो है मान लो चाइना से कोई प्रोडक्ट खरीदती है, ठीक है, इम्पोर्ट करती है किसी प्रोडक्ट को। एक होता है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में सेल करना, ठीक है, लेकिन इम्पोर्ट का मतलब होता है अपनी कंट्री में खरीदना। ओके, 1 सेकेंड। हाँ जी, तो हम कहाँ पे थे? हाँ, मैं आपको ये बोल रही थी कि अगर टाटा कंपनी जो हमारी है, अगर ये चाइना से कोई प्रोडक्ट खरीदती है, ठीक है, इंपोर्ट करती है, तो कौन सा टैक्स लगाया जाता है? तो याद रखिएगा इंपोर्ट के टाइम हमेशा कस्टम ड्यूटी ही लगती है, तो कस्टम ड्यूटी है। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है कस्टम। ये विद इन द कंट्री लगाया जाता था, इट्स डायरेक्ट टैक्स। इसका तो इनडायरेक्ट टैक्स के साथ लेना देना ही कुछ नहीं है। कॉरपोरेशन टैक्स अभी बताया कंपनीज पे लगाया जाता है, उनकी इनकम पे। तो ये सारे जो है ना विद इन कंट्री चलते हैं, लेकिन अगर आप बाहर से कोई चीज़ मंगवा रहे हो तो कस्टम ड्यूटी आपको पे करनी पड़ती है। ठीक है, एक्सपोर्ट भी होता है कंट्री में। एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपनी ही कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान भेजना। एक होता है दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में सामान लाना, उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट। लेकिन दूसरा होता है अपनी ही कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान को बेचना, उसको बोलते हैं हम एक्सपोर्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट इज एप्लीकेबल टू। तो आईजीएसटी, इसकी शॉर्ट फॉर्म आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ लगाया जाता है।
पहला ऑप्शन है ऑल द स्टेट्स, सेकंड वन इज यूनियन टेरिटरीज, होल ऑफ इंडिया, एंड थर्ड लास्ट वन इज ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, देखो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि आपको पता है जीएसटी जम्मू एंड कश्मीर पे भी लगता है। ठीक है, स्टेट लिखा है इसने ऑल स्टेटस, तो ये भी नहीं आएगा। क्यों? इसका मतलब अगर हम ऑल स्टेटस ले रहे हैं इसका मतलब हम यूटीज़ को छोड़ रहे हैं, जो कि नहीं है, यूटीज़ में भी लगता है। यहाँ पे बोल रहा है ऑल यूटीज़, तो इसका मतलब हम स्टेट्स को छोड़ रहे हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं। तो अगर हम देखेंगे इसका राइट ऑप्शन सी है, ये ऑल ओवर इंडिया पे लगता है। जीएसटी जो है ये सारी इंडिया पे, सारी कंट्री पे एप्लीकेबल है। ठीक है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन है सी। आपको पता है पहले जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं लगते थे ये टैक्सेस, लेकिन अब यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। आर्टिकल से पहले ही ये एप्लीकेबल किया गया था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम गुजरात टू आसाम। ये बोल रहा है मुझे कि अगर आप ये मान लो ये गुजरात है और ये आपका आसाम है। ठीक है, बोल रहा है कि अगर आप गुजरात टू आसाम कोई प्रोडक्ट या कोई सप्लाई करते हो गुड्स की, मान लो गुड्स बेच रहे हो गुजरात टू आसाम, तो कौन सा टैक्स यहाँ पे लगता है। अगर आपको पिछला लेक्चर याद होगा या पिछला वीडियो किसी ने देखा होगा तो उनको पता है, मैंने आपको बोला था जब हम इंटर स्टेट, इट इज़ अ इंटर स्टेट आउटसाइड, देखो गुजरात एक स्टेट है, आसाम एक स्टेट है, तो एक स्टेट से सेल हो रही है दूसरी स्टेट में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट। ठीक है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। तो मैंने आपको बोला था कि जब इंटरस्टेट सप्लाई होती है तो कौन सा टैक्स लगता है, उसको हम बोलते हैं IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज IGST। ओके, जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स होती है तो IGST लगता है, अगर इंट्रा होगी तो CGST एंड IGST लगता है। ये बात वैसे पिछले वीडियो में वहाँ पे भी एक ऑब्जेक्टिव इस टाइप का था, तो वहाँ पे मैंने ये अच्छे से समझाया था आप लोगों को। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट्स इट। देखो लगा कौन रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, लेकिन कलेक्ट कौन कर रहा है उसको, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। तो इनमें से वो कौन सा टैक्स है जिसको इम्पोज तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है लेकिन उसको कलेक्ट कर रही है स्टेट गवर्नमेंट। वैट तो इसमें नहीं आएगा, इनकम टैक्स भी नहीं आता, कॉरपोरेशन टैक्स भी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो स्टैम्प ड्यूटी है। स्टैम्प ड्यूटी ऐसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है लेकिन इसको कलेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैज़ बीन सबसम्ड इन GST। कौन से ऐसे टैक्सेस है जिनको GST में मर्ज किया गया। आपको पता है GST से पहले यहाँ पे बहुत सारे टैक्स, जैसे सेल्स था, वैट था, एक्साइज ड्यूटी थी। ठीक है, बहुत सारी टैक्सेस थे यहाँ पे। तो जब GST आया तो बहुत सारे टैक्सेस को ख़त्म किया गया और एक ही टैक्स लाया गया GST। लेकिन हाँ, आज भी कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो अभी भी चल रहे हैं, जो पहले भी थे अब भी है, जैसे कस्टम ड्यूटी, ये पहले भी था अब भी है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे कि ऐसे कौन से टैक्स है जिनको GST में सबसम्ड आप मान लीजिए मर्ज किया गया GST में। ठीक है, तो पहला है सेंट्रल सेल्स टैक्स। हाँ जी, ये था, मैंने अभी बोला सेल्स टैक्स होता था तो ये किया गया। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स, हाँ ये भी है, इसको भी मर्ज किया गया। वैल्यू एडेड टैक्स, इसको भी मर्ज किया गया। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबो। तो इन सारे टैक्स को खत्म किया गया, इसके बदले GST है अब। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबो इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद GST वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम, कहाँ से इम्प्लीमेंट किया ये तो सबको पता है, 1 जुलाई 2017 से इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, इंडिया में। व्हाट डज I इन IGST स्टैंड्स फॉर। ये बोल रहा है कि ये जो I यहाँ पे लिखा गया है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इंटीग्रेटेड। अभी बोला था इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड इज द राइट ऑप्शन। इंटरनल 2 बार है, इंट्रा है नहीं, इसका मतलब है इंटीग्रेटेड। द रेट ऑफ IGST इज इक्वल टू द रेट ऑफ। देखो जब IGST लगाते हो ना, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर हमारे CGST प्लस SGST। CGST का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड SGST का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ये जब हम IGST की बात करते हैं ना तो ये एक्चुअली में बराबर है इन दोनों, ये इन दोनों का सम है। ठीक है, CGST प्लस SGST, इन दोनों को मिला के बोला जाता है IGST। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि IGST किसके बराबर होता है, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि ये इसके बराबर होता है, CGST प्लस IGST। ठीक है, सॉरी CGST प्लस SGST। ओके,
देखो जो हमारा, मैंने आपको बोला इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन जब होती है इंटर, ठीक है, तो मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आप गुड्स सेल कर रहे हो तो IGST लगता है, ठीक है, बस नाम चेंज है। आपको पता है अगर फॉर एग्जांपल टोटल GST रेट है ना 18%, तो जब आप IGST लगाओगे ना तो आप उसमें लोगे, उससे चार्ज करोगे 18%, लेकिन आपको पता है ये IGST फिर कहाँ चला जाता है, इसमें आधा % आपको मतलब इक्वल पोर्शन आपको HGST को देना पड़ेगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इक्वल पोर्शन लेगी और आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो इक्वल पोर्शन लेती है, ठीक है। यानी अगर हम इस 18% को अगर हम इसको 2 हिस्सों में बांटेंगे तो 9 ले जाएगा आपका CGST एंड 9 आपकी HGST ले जाएगी, यानी 9 आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है और 9 आपका कौन ले जाता है, स्टेट गवर्नमेंट। तो हम नहीं बोल सकते कि ये जो IGST है ये इन्हीं दोनों का सम होता है, हाँ जी ये इन्हीं दोनों का सम होता है, ये CGST प्लस HGST होता है, उसी को हम बोला जाता है IGST। अब नाम इसलिए डिफरेंट है क्योंकि डिफरेंशिएट करना था इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन को और इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन को, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे IGST बोला गया है, अदरवाइज ये इन्हीं दोनों का सम होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, IGST कलेक्टेड बिलोंग टू, जो हम IGST कलेक्ट करते हैं वो किसको जाता है फिर, IGST कलेक्टेड बिलोंग टू, जो आप IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्ट करते हो, याद कीजिए रखिएगा ये कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि वही लगाती भी है, ओके। ये बोला जाता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट तो ले लिया लेकिन अब किस को जाएगा ये टैक्स, मैंने आपको अभी समझाया IGST जब हम चार्ज करते हैं अगर 18% है हमारा तो इसमें जो है ना इक्वल पोर्शन डिवाइड किया जाता है, तो सेंट्रल CGST को इसमें चला जाएगा 9% और SGST को चला जाता है 9%, मीन जो आपका IGST होता है इसका ये जो शेयर है फिर ये बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चला जाता है और स्टेट गवर्नमेंट को भी चला जाता है, ओके। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ना पहला लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो नहीं आएगा, टू द स्टेट नहीं, ये भी नहीं आएगा, टू द स्टेट ये भी, द सेंट्रल एंड द स्टेट टू द, हाँ जी जिन दोनों के भी सेंट्रल, जिन दोनों स्टेट्स के बीच क्या बोलते हैं सप्लाई हो रही है, तो ये जो IGST है ये सेंट्रल एंड स्टेट टू विच द सप्लाई ऑकर्स, इन दोनों के बीच में ये शेयर होता है। आप ऐसे याद रखिए कि IGST शेयर होता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 फॉर GST वॉज, तो वो जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 2016 में वो कौन सी नंबर की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 फॉर GST वॉज, मतलब वो अमेंडमेंट कौन सी अमेंडमेंट थी, वो 101 अमेंडमेंट थी, ठीक है, उस अमेंडमेंट का नाम 101 है, ठीक है। जो कब आई थी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 फॉर GST वॉज 101 अमेंडमेंट है वो, अमेंडमेंट का नाम हो जैसे 75 अमेंडमेंट 80 अमेंडमेंट, ठीक है, तो उस टाइम जो आई थी वो 101 थी। नेक्स्ट देखते हैं हम द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन टैक्स इज कॉल्ड, अगर आप टैक्स पे टैक्स लगाते हो, ठीक है, टैक्स पे टैक्स, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको टैक्स कैस्केडिंग कहा जाता है, ठीक है, टैक्स कैस्केडिंग। तो दिस इज योर राइट ऑप्शन। GST में ये ख़त्म किया गया, अब नहीं लगता कैस्केडिंग इफेक्ट। पहले क्या होता था, पहले टैक्स पे टैक्स लगाया जाता था तो बेचारा जो कंज्यूमर है उस पर ज़्यादा टैक्स बर्डन आता था, लेकिन अब जो है GST की वजह से इसको ख़त्म किया गया है कैस्केडिंग इफेक्ट को, तो ये जो टैक्स ऑन टैक्स है उसको बोला जाता है कैस्केडिंग इफेक्ट। पर्सन इंक्लूड्स, अगर हम टैक्स की बात करें तो यहाँ पे आप बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने टैक्स पढ़ा होगा उन्होंने पर्सन की डेफिनेशन देखी होगी वहाँ पे कि पर्सन किसको कहा जाता है। क्या टैक्स में पर्सन खाली इंडिविजुअल को कहा जाता है, क्या टैक्स में पर्सन HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इस टाइप ऑफ बिजनेस जो हिंदूज करते हैं, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या ऑल ऑफ द अबो। तो याद रखिएगा ऑल ऑफ द अबो इज़ द पर्सन, ठीक है। जब हम टैक्स में पर्सन की डेफिनेशन देखते हैं ना तो ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसमें ऐसा नहीं है कि खाली इंडिविजुअल आते हैं, ठीक है। अगर जिन बच्चों ने जिन स्टूडेंट्स ने टैक्स को पढ़ा होगा उनको पता है कि पर्सन्स में सब इंक्लूड रखा गया, सब इंक्लूड किया गया है, ओके। तो इसमें ये फिलहाल जो इस ऑप्शन में तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आएगा। द हाइस्ट रेट ऑफ GST एप्लीकेबल नाउ इज़, तो अभी तक जो हाइस्ट रेट है दैट इज़ 28%, ठीक है, 28% इज़ द हाइस्ट रेट जो अभी तक एप्लीकेबल है। द टैक्स विच वॉज नॉट मर्जड इनटू GST, इनमें से कौन सा टैक्स है जिसको GST में मर्ज नहीं किया गया, ठीक है, कौन सा टैक्स है जो GST में मर्ज नहीं किया गया। काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी, हाँ इसको मर्ज किया गया, एक्साइज ड्यूटी ये भी मर्ज किया, परचेजेस ये भी मर्ज किया, तो मैंने आपको अभी ऊपर भी समझाया था बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है उसको मर्ज नहीं किया, कस्टम ड्यूटी अभी भी है, मीन्स इसको GST में हमने इंक्लूड यानी मर्ज नहीं किया है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन यही है।
नेक्स्ट इज जीएसटी इज डैश बेस्ड टैक्स। जीएसटी कौन सा टैक्स है? तो याद रखिएगा जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। पहले जो होते थे ना उनको हम बोलते थे, एक होता था डेस्टिनेशन, एक होता था जहाँ से ऑरिजिन होता है, ठीक है, दूसरा होता है और डेस्टिनेशन जहाँ आपको पहुँच रहा था। तो जो हमारे पुराने टैक्सेस थे वो ऑरिजिन बेस्ड थे, लेकिन जो जीएसटी इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ठीक है। तो इसको द राइट ऑप्शन इज डेस्टिनेशन। जो पहला वाला टैक्स था वो ऑरिजिन था, ये तो कोई है ही नहीं, ये भी नहीं आएगा, तो इसका राइट ऑप्शन इज डेस्टिनेशन। What is the maximum rebate you can avail under section 87A? 87 में आपको रिबेट दी जाती है। रिबेट ऐसे याद रखिए कि कंसेशन दी जाती है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, ठीक है, या 5 लाख से कम है, तो आपको जब आपको टैक्स लगाया जाता है तो आपको गवर्नमेंट थोड़ी सी कंसेशन देता है। तो वो बोला जाता है कि मैक्सिमम अमाउंट बताइए रिबेट का, या तो वो टैक्स और 12500 विच एवर इज़ हायर। टैक्स रेट मैंने उस टाइम जितना टैक्स आप पे एप्लीकेबल होगा या तो वो या 12500 विच एवर इज़ हायर। तो इसका जो मैक्सिमम आंसर है दैट इज़ 12500। ओके, पहले ये था लेकिन अब चेंज है, तो अब ये है। टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें चेंजेस आती रहती है, मतलब आप जो एक चीज़ पढ़ोगे कल वो एप्लीकेबल ही नहीं होती है, ठीक है। पर्टिकुलरली जब हम इन रेट्स वगैरह की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज चार्ज एट व्हाट रेट। बोला जाता है कि जो हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाते हैं वो किस रेट पे लगाया जाता है। पहले वो 3% था, लेकिन अब 3% नहीं, अब 4% है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ 4, ठीक है, 4 इज़ द राइट ऑप्शन। पहले 3 था, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 4। ओके, 4% है। तो ये थे कुछ MCQs यहाँ पे जो कि टैक्स के रिलेटेड थे सारे। इसमें 1 या 2 ही क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड थे, मैक्सिमम जो थे वो सारे के सारे इनडायरेक्ट थे। ओके, आई होप सो कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, MCQs आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। और जो हमारा नया टॉपिक है, आपको पता है इट्स अ न्यू टॉपिक जो ऐड किया गया है इन आवर सिलेबस। तो आई होप सो कि आपको इन MCQs की वजह से लिटिल बिट हेल्प मिल रही होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।